वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं। आप लोगों का कमेंट्स था कि वन लाइनर क्वेश्चंस का, तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज में नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो है वन लाइनर का ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आप रांची राजधानी से जब जमशेदपुर मार्ग पर जाइएगा तो जैसे ही आपका नामकुम का ओवरब्रिज पार कीजिएगा तो मिलिट्री कैंप स्टार्ट होता है, और मिलिट्री कैंप से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपका राइट साइड में भारतीय रोल गोंद अनुसंधान केंद्र लिखा होगा, नामकुम। तो भारतीय रोल एंड गोंद अनुसंधान केंद्र वही है हमारा इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहां पर स्थित है मेरे भाई? नामकुम रांची में स्थित है, नामकुम रांची में स्थित है। और इसमें लाह का उन्नत किस्म का कीड़ा कैसे बनाया जाए इस पर रिसर्च चल रहा है। अरे कोई चीज मजेदार बात आपको हम बता देना चाहते हैं, अभी झारखंड लाख उत्पादन में तो अग्रणीय स्थान रखता है, और सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र जो आपका हजारीबाग है उसका सेकंड नंबर पे खूंटी आता है, ठीक है। तो ये लाख निर्यातक केंद्र है, तो इसमें अभी थोड़ा सा लाख का उत्पादन में कमी आया है। इस उत्पादन में कमी क्या जो मेन कारण है उस पर थोड़ा सा मैं आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका मेन रीजन है मोबाइल का रेडिएशन। और इससे एक मजेदार बात बताते हैं, ठीक है। हमारे गांव में लाह का खेती थोड़ा बहुत मेरे पापा करते थे। तो एक दिन सडनली मेरे पापा हमको बोले कि बेटा जानते हो लाह का खेती ना आप खत्म हो रहा है। मतलब कहें, बोलते कि मोबाइल जब से आया है लाह का फसल सही से नहीं हो रहा है। तो बाद में जब इसका हम पूरा बायोग्राफी को पढ़ने लगे, लाह का कीड़ा के बारे में जब स्टडी करने लगे तो पता चला कि जो लाह का जो कीड़ा होता है उसका जो बाहरी चमड़ा होता है कीड़ा का, ठीक है, वो बहुत ही कोमल होता है। और मोबाइल का रेडिएशन में जो रेडियो वेव होता है उस रेडियो वेव से जैसे ही कीड़ा उस खोल से बाहर निकलता है और वो ज़्यादा दूर चलता भी नहीं है, और उस रेडिएशन के अटैक से वो कीड़ा मर जाता है, जिसके कारण लाह का खेती पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जिसके कारण भारतीय रोल गोंद अनुसंधान केंद्र एक उन्नत किस्म का कीड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहा है जिससे लाह के कीड़ा को मोबाइल का रेडिएशन का असर न पड़े। और ये लाह जो होता है एक प्रकार का नेचुरल प्लास्टिक होता है, मतलब कि मोबाइल रेडिएशन के कारण झारखंड में लाह की खेती पर असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मोबाइल रेडिएशन जहां पर लाह की खेती होती है उस एरिया में कम से कम अगर रेडिएशन को अगर कम किया जाए, मोबाइल का रेडिएशन को अगर कम किया जाए तो शायद लाह की खेती बच जाएगी। अगर इसी तरह से रेडिएशन बढ़ता जाए, 4G में तो और बढ़ गया है, 5G आएगा तो और रेडिएशन बढ़ा है, तो हो न हो आज लाह का कीड़ा मर रहा है, गोरैया मर रहा है, स्पैरो जिसको कहते हैं, तो हो सके आदमी भी मरने न लगे। ये एक रेडियो तरंग है मेरे भाई, हमारा सेल को डैमेज कर सकता है। जब एक छोटा सा कीड़ा का सेल को डैमेज कर रहा है तो धीरे धीरे जब ये 4G 5G करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ही, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी ही इंटीग्रेट होता है जो हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो ये लेवल अगर बढ़ते चला जाएगा तो आज मान लीजिए कि लाह का कीड़ा मरा है, स्पैरो मर रहा है, छोटा छोटा जो पक्षी था वो सब भी मर रहा है धीरे धीरे, और प्रजाति खत्म होते जाते एक दिन ऐसा ना हो कि 4G 5G 6G के चक्कर में आदमी का प्रजाति ही क्यों खत्म ना हो जाए। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसे विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, तो इस चीज को समझिएगा। अभी तो अभिशाप हमारा लाह का कीड़ा के लिए मोबाइल रेडिएशन बना हुआ है, तो फ्यूचर में यदि अगर 5G 6G आता है तो थोड़ा सा रेडिएशन लेवल को खास करके ध्यान रखा जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर भी, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इसका असर आ सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिएगा हम इस चीज का फील किए हैं मेरे भाई, अगर आप सिरहाने पे मोबाइल को ऑन रख करके सोते हैं तो आपको हेडेक जैसा फील होगा, और वही चीज अगर मोबाइल को स्विच ऑफ करके सोते हैं तो दिन बड़ा रिलैक्स फील होता है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये मोबाइल रेडिएशन के कारण होता है, ठीक है। तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नामकुम में स्थित है। और अभी थोड़ा सा लाह का फसल का खेती में जो प्रोडक्शन में कम आ रहा है, इसका मेन मुख्य कारण है क्या? मोबाइल रेडिएशन। तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? हमारा नामकुम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलीला कहानी संग्रह। एक रामलीला कहानी संग्रह है, झारखंड का ही राइटर ने लिखा है। रामलीला कहानी संग्रह का लेखक कौन है?
तो रामलीला कहानी संग्रह का जो लेखक है हमारा राधा कृष्ण है। कौन है हमारे? राधा कृष्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना, बड़ा मस्त उपन्यास है मेरे भाई, राही रावण काना, पढ़ लीजिएगा इस उपन्यास को, राही रावण काना। काना मतलब अंधेरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, काना मतलब अंधेरा। तो राही रावण काना जो उपन्यास है, इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस किस राइटर को दिया गया, इसका लेखक कौन है, मतलब कि राही रावण काना का लेखक कौन है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और इस उपन्यास का लेखक कौन है हमारा? भोगला सोरेन। कौन है? भोगला सोरेन इस उपन्यास का लेखक है। तो राही रावण काना उपन्यास का लेखक कौन है? भोगला सोरेन। और राही रावण काना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस उपन्यास को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिला में स्थित है? चंद्रपुरा, जैसे ही आप बोकारो से आगे बढ़िएगा तो चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन आता है, बड़का सा एक लाल रंग का चिमनी, लाल और व्हाइट रंग का चिमनी दिखाई देगा। वो चंद्रपुरा स्टेशन के राइट साइड में, अगर बोकारो से आप धनबाद, क्या बोलते हैं, धनबाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल गोमो अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, तो राइट साइड में आपको पहाड़ी के किनारे लाल और सादा रंग का चिमनी दिखाई देगा। वो चिमनी एक्चुअली में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का चिमनी है। तो ये किस जिला में आता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बोकारो जिला जो होता है उसका अंतिम बॉर्डर होता है, मतलब ये चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है आपका बोकारो जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहां पर पड़ता है? बोकारो जिला में पड़ता है। कंजागल, कंजागल जो है एक्चुअली में राजमहल का पुराना नाम है। राजमहल ट्रैप या राजमहल क्षेत्र का पुराना नाम है क्या? कंजागल। तो कंजागल में हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिले थे? कंजागल में हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिले थे? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। तो किससे मिले थे? ये कंजागल में हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग से मिले थे। और ह्वेनसांग क्या था? बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के लिए यहाँ पर आया था ये चीनी यात्री, ठीक है। तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आया था और वो बौद्ध धर्म का पूरा नॉलेज को इकट्ठा करके चाइनीज भाषा में अनुवाद करके जब वो जा रहे थे तो उसी समय हर्षवर्धन कंजागल में ह्वेनसांग से मिले थे। झारखंड, अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन, कंजागल किसका पुराना नाम है? राजमहल का पुराना नाम है। और हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था इस जगह पर? तो ह्वेनसांग से मिला था। दो क्वेश्चन है भाई यहाँ पर हमारा। अब देखिए, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? तो झुमरी तिलैया, झुमका गिरा रे, कहने अरे गाना तो यहाँ फिट नहीं बैठता है मेरे भाई, ठीक है। तो झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? झुमरी तिलैया पर, ठीक है। कहां पर? झुमरी तिलैया यानी तिलैया पर स्थित है। और ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये बराकर नदी पर स्थित है। उसके बाद झारखंड में लाल मिट्टी कितना प्रतिशत है? लाल मिट्टी झारखंड में कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 90% आपका लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी खास करके लेटराइट मिट्टी होती है जो लाल कलर का होता है। ये खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, मतलब लाल मिट्टी हमारा 90% है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाल फिलहाल में हम मांडर की ओर गए थे तो उधर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। तो बाइक से गए थे भाई, ठीक है। तो बाइक से जब गए तो उधर से आए थे एकदम लाल हनुमान बन गए पूरा मिट्टी का कलर से, ठीक है। एकदम पूरा लाले लाल धुआं उड़ रहा था। घर आए तो घर वाले बोलते हैं तुम कहाँ से आ रहा है? एकदम लाल हनुमान बन गया है। तो बोले नहीं, मांडर तरफ गए थे। तब समझ में आ रहे तरीके, उधर तो पूरा लाल मिट्टी ही है और उसका धूला उड़ा है पूरा। गाड़ी से लेकर के हम भी एकदम लाल हनुमान बन गया। सफेद शर्ट पहन के गए थे, एकदम सफेद शर्ट जो है लाल कलर का रंग हो गया है। तो किसका? लेटराइट मिट्टी के कारण हुआ था। ये मिट्टी झारखंड में कितना प्रतिशत है? 90% यानी 90% है। अब देखिए इसके बाद मुंडा राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा राजा का संज्ञा किसे दिया गया है? मुंडा राजा का संज्ञा किसे दिया गया? मुंडा राजा का संज्ञा किसे दिया गया है? बेदन पहान। बेदन पहान कौन है? जयपाल सिंह, याद रखिएगा। मोरांग गोमके, इन्हीं का मूल नाम बेदन पहान है और इसका निक नेम क्या है? मोरांग गोमके है। इन्हीं को मुंडा राजा का संज्ञा दिया गया है। किसको? बेदन पहान यानी जयपाल सिंह को।
दामिन ई कोह की घोषणा कब हुई? दामिन ए कोह की घोषणा 1824 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा, दामिन ए कोह की घोषणा कब किया गया था? 1824 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? जूट के भांति ही होता है, एक हमारे यहाँ पर फाइबर यानी रेशा का उत्पादन किया जाता है, उस रेशा का नाम क्या है? तो इसको साइंटिफिक नाम मेस्ता कहते हैं और हम लोग को उधर सनई कहते हैं। पांच परगना क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? सनई या सन कहते हैं, याद रखिएगा। तो सन का मेस्ता। तो यहाँ पर जो रेशा होता है इसको हम लोग कहीं कहीं हम लोग के पांच परगना क्षेत्र में सनई या सन कहते हैं और इसका जो मूल नाम है मेस्ता। ये जूट के भांति ही होता है, रस्सी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही मजबूत रस्सी होता है मेरा भाई, सन का बहुत ही मुलायम होता है। इसको क्या करते हैं, खेती करने और पानी में सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद इसको छिला जाता है तो व्हाइट कलर का निकलेगा मेस्ता हमारा। बड़ा ही मजबूत होता है ये फाइबर, ठीक है, याद रखिएगा। बड़ा ही मजबूत रस्सी भी बनता है इसका। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पुलिस मैनुअल की स्थापना किस वर्ष हुआ? किस वर्ष पुलिस मैनुअल झारखंड में लागू किया गया? तो झारखंड में जो पुलिस मैनुअल है ये बिहार में जो पुलिस मैनुअल लागू हुआ था उसी समय लागू हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिहार के साथ था हमारा। तो ये हो जाएगा 1861 ईस्वी में झारखंड में पुलिस मैनुअल क्या किया गया था? लागू किया गया था। इस समय 1861 में हमारा क्या था? ये गुलाम था और शासन कहां से चल रहा था? मिदनापुर रेजिडेंट से, कोलकाता मिदनापुर रेजिडेंट से शासन चल रहा था और उसी समय झारखंड में हमारा पुलिस मैनुअल लागू हुआ था। ये हमारा बिहार के क्षेत्र में ही आता था। तो याद रखिएगा, शासन मूल रूप से शासन कहां से चल रहा था? मिदनापुर रेजिडेंट से चल रहा था और उसी समय झारखंड में पुलिस मैनुअल लागू हुआ था 1861 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग जिसको जेपीएससी कहा जाता है कि झारखंड का मैंने कि पूरे भारत का सबसे करप्टेड अगर आयोग कोई है तो वो जेपीएससी है। जितना ज्यादा करप्शन हुआ है इस आयोग में, मैंने कि पास को फेल कर दिया जाता है, फेल को पास कर दिया जाता है, ऐसा आयोग है। और कॉपी भी, प्रमाण भी, सब कुछ सामने है, लेकिन अभी तक वो सब रद्द करते हुए अपने अधिकारी अपने पद का पावर का दुरुपयोग करके अभी तक जेपीएससी आयोग को चलाता है। और सबसे करप्टेड आयोग अगर कोई है तो हमारा जेपीएससी आयोग ही है, जिसको झारखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो इसी झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? हमने कि देश का हमको लगता है सबसे ज्यादा करप्टेड आयोग अगर कोई है तो जेपीएससी है मेरे भाई, झारखंड लोक सेवा आयोग है। क्योंकि एक खाली वैकेंसी इसका सही से हुआ है जो प्यूरिफाई वर्जन में हुआ है, बाकी तो सब में करप्शन ही भरा हुआ है इसका। अभी तक जितना भी वाले हुआ है हमने कुछ न कुछ पंगा इशू होना ही होना है। जेपीएससी आयोग का कोई भी एग्जाम अभी तक लिया है, बिना पंगा का एग्जाम ही नहीं हुआ है इस आयोग में। मैंने कंडक्ट ही नहीं कर पाया सिवाय एक, जिस समय सैयद सिफ्ते रज्जी थे यहाँ पे गवर्नर और गवर्नर शासन था, उसी समय यहाँ पर एक ही बहाली जो हुआ है जो पूरा फेयर हुआ है, सेकंड या थर्ड जेपीएससी था, ठीक है। इसके बाद तो एक भी एक आयोग जो है सही से बहाली किया ही नहीं है, सब में करप्शन लिप्त है। प्रमाण भी मिल चुका है, लेकिन हाईकोर्ट भी शांत है और हमारा आयोग भी शांत है। चल रहा है नौकरी उन लोग का, फेल पास है, पास फेल है और चल रहा है नौकरी। तो सबसे करप्टेड आयोग है हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो जेपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इसके बाद रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 एडी में किया गया है। कब किया गया है? 1960 एडी में किया गया है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिला में? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिला में? सिकनी हमारा लातेहार में पड़ता है मेरे भाई। तो कौन सा जिला होगा? लातेहार जिला में स्थित है सिकनी कोयला परियोजना। अब देखिए, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास, संथाली जीवन, ध्यान दीजिए, संथाली भाषा को हमारा लोकल क्षेत्रीय भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा पास मैंने कि आधिकारिक भाषा क्षेत्रीय भाषा में गिनती करता है संथाली भाषा को। तो वही संथाली भाषा पर पहला उपन्यास, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास का नाम क्या है?
तो हड़ाम बाक बातो, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है। हड़ाम बाक बातो 47 जीवन शैली पर आधारित पहला उपन्यास है। हड़ाम बाक बातो, याद रखिएगा, 47 जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है हमारा? हड़ाम बाक बातो है। इसके बाद झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो झारखंड अलग कब हुआ मेरे भाई? 2000 में अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमारा बिहार से क्या हुआ? अलग हुआ। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 2001 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम झारखंड में क्या किया गया? पारित किया गया। इसके अंतर्गत हमारा मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब आता है मेरे भाई, जो गांव में इलेक्शन होता है, तो वही पंचायती राज अधिनियम ने कि गणतंत्र का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो पंचायती राज अधिनियम होता है। उसी के तहत हमारा इसका गठन किया गया 2001 ईस्वी में। इसके बाद जीएल मिशन का आगमन झारखंड में कब हुआ? क्योंकि यहाँ आने वाला पहला जो ईसाई था वो मिशन था, इसीलिए यहाँ पर झारखंड में क्रिश्चियन को मिशन कहा जाता है। ईसाई लोग को क्या कहा जाता है? मिशन कहा जाता है, क्योंकि पहला जो झारखंड में ईसाई आए थे वो एक मिशन टाइटल था, ठीक है ना, GEL मिशन। और उसी के नाम से यहाँ पे झारखंड में सारे क्रिश्चियन को क्या कहा जाता है? मिशन कहा जाता है। तो इनका आगमन झारखंड में कब हुआ? तो झारखंड में कब हुआ? 1845 AD को GEL मिशन का आगमन हुआ। और इसी के नाम पे GL चर्च कॉम्प्लेक्स, GL चर्च आपका मेन रोड में स्थित है, देखिएगा। और इन्होंने घोषणा मिशन का स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य सरकार के सूचना का केंद्र का नाम क्या है? झारखंड राज्य सरकार का सूचना का केंद्र का नाम क्या है? तो झारनेट, हर जगह देखिएगा झारनेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सूचना का केंद्र, झारखंड राज्य सरकार का सूचना का जो मेन केंद्र है वो हमारा क्या है? झारनेट है। क्या है मेरे भाई? झारनेट है। तो झारनेट जो होता है राज्य सरकार का सूचना का केंद्र है। उसके बाद झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? किस जिला में? हजारीबाग में स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा। किस जिला में स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। याद रखिएगा 1831 से 1832 AD में झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का दमन किसने किया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1831 से 1832 ईस्वी में झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। इस कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? विल्किंसन ने किया था। ये कहां से आए थे? मिदनापुर रेजिडेंट से आए थे, ठीक है। तो ये कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? विल्किंसन ने किया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? झारखंड का जो प्रथम राजभाषा है, जैसे हर राज्य की एक राजभाषा होती है, तो हमारा झारखंड राज्य की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी नोटिस जो ज्यादातर निकलता है हमारा हिंदी को प्राथमिकता दिया जाता है। ज्यादातर हिंदी में ही नोटिस रहता है, उसके इंग्लिश जरूर रहता है लेकिन हिंदी रहना अनिवार्य है कि प्रथम राजभाषा हमारे क्या है? हिंदी है हमारा झारखंड का, ठीक है। राज्य निर्माण के समय झारखंड राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य निर्माण के समय कितने जिले हैं? 18 जिले थे। राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे मेरे भाई? 18 जिले थे। अब देखिए कि साफा होड़ आंदोलन, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, अक्सर पूछता ही वाला। साफा होड़ आंदोलन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लाल हेम्ब्रम। किसने किया था मेरे भाई? लाल हेम्ब्रम ने किया था। लाल हेम्ब्रम ने किया था, जिसको लाल बाबा के नाम से जानते हैं। तो लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा ने साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा ने किया था। मुरी किस उद्योग के प्रमुख केंद्र है? मुरी जो आपका झारखंड और बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, क्या कि उसके बाद अगर मुरी फैक्ट्री से उधर पार हो जाइए तो बंगाल का पहला एरिया तुलिन पड़ता है, ठीक है। तो तुलिन पड़ जाएगा आपका, ठीक है। एकदम बॉर्डर में है, बंगाल और झारखंड का बॉर्डर में ये फैक्ट्री हमारा स्थित है। रेड मड बहुत ही खतरनाक है। कुछ दिन पहले यहाँ का जो कास्टिक का तालाब टूट गया था तो बहुत ही भयावह स्थिति हुई थी। कोई आदमी मरा नहीं क्योंकि रात को टूटा था, लेकिन बहुत सारा जमीन को बंजर बना दिया ये रेड मड। रेड मड का तालाब भी है यहाँ पर, जो एल्युमिनियम का डस्ट होता है जो हमारा
वेस्टेज पार्ट होता है उसका एक तालाब बना करके उसको वेपराइज किया जाता है कि बहुत ही जहरीला होता है, डायरेक्ट इसको नदी में बहा नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ था, गलती से ये रेड मड स्वर्ण रेखा में बह गया था, तो जिससे बहुत मछली, बहुत गाय जानवर ये सब का मौत हो गया था, गलती से हुआ था, मतलब कि तालाब टूट गया था और ये क्या बोलते स्वर्ण रेखा में चला गया था। तब तो बहुत ही भयावह स्थिति हुई थी। और इस बार क्या हुआ था, फिर टूटा था तो इधर जो खेती के लायक जो जमीन था इस ओर आया था। अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है और इससे बहुत ही, लेकिन अभी तक 2 बार ही देखे हैं, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा दुर्घटना है ये सब, ठीक है, क्योंकि ये रेड मड जहाँ जिस एरिया में फैलता है जमीन को बंजर बना देता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये किस उद्योग से के लिए प्रमुख केंद्र है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। जो मुरी हमारा किस उद्योग के लिए है, एल्युमिनियम के लिए प्रमुख केंद्र है। इस फैक्ट्री का नाम हिंडाल्को है। फैक्ट्री का नाम क्या है हमारा, हिंडाल्को है, जो आदित्य बिरला ग्रुप के देख रेख में ये फैक्ट्री चलता है। तो ये था मेरे भाई आज का MCQ क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।